नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कुसुम खटीक एक बार पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी साहित्य के एक नए प्रकरण के साथ। हिंदी साहित्य के काव्यांग परिचय में आज का हमारा प्रकरण है काव्य दोष। जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं, काव्य गुण वे तत्व होते हैं जो कविता के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले कारक होते हैं। उसी प्रकार से काव्य दोष कविता में स्थित होकर वे तत्व होते हैं जो कविता के सौंदर्य को कम करते हैं और अर्थ बोध में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आइए देखते हैं काव्य दोष की परिभाषा। जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य कम होता है, उसे काव्य दोष कहते हैं। सरल सी परिभाषा है, जिस तत्व से कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और कविता का सौंदर्य जो है वो कम हो जाता है, वे सभी तत्व काव्य दोष कहे जाते हैं। प्रमुख आचार्य द्वारा इनकी परिभाषा दी गई है काव्य दोषों की। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई परिभाषा निम्न प्रकार है। जो तत्व मुख्य अर्थ अर्थात रस में बाधक होते हैं उन्हें दोष कहते हैं। रस के हेतु शब्दार्थ होते हैं, अतएव शब्द और अर्थ उभयगत होते हैं। ये आचार्य मम्मट द्वारा दी गई परिभाषा है। उसी प्रकार से आचार्य वामन द्वारा भी एक परिभाषा दी गई है। जो तत्व काव्य के उद्देश्य प्रतीति यानी कि रस में बाधक होते हैं उन्हें दोष कहते हैं। काव्य दोष के मुख्य बिंदु। काव्य का जितना गुण युक्त होना आवश्यक है, उतना ही दोष मुक्त होना भी। काव्य दोष मीठी खीर में मिले जाने वाले नमक के समान है, जो काव्य के आनंद को कम कर देता है और समाप्त कर देता है। काव्य का उद्देश्य रसानुभूति है। रसानुभूति में बाधक तत्व ही दोष कहे जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन से हमारा शरीर तृप्त होता है, उसी प्रकार रसपूर्ण काव्य से हमारा चित्त अनुरंजित होता है। सीधी सी बात इस परिभाषा से और इन बिंदुओं से हमें यही समझ में आती है कि कविता के सौंदर्य को कम करने वाले सभी तत्व काव्य दोष कहे जाते हैं। अब प्रमुख काव्य दोषों के बारे में हम देखते हैं। प्रमुख काव्य दोष कौन कौन से हैं? काव्य दोषों के प्रकार। काव्य दोष मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला शब्द दोष, दूसरा वाक्य दोष, तीसरा अर्थ दोष और चौथा भेद है रस दोष। कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में कुल 10 काव्य दोषों का वर्णन है। उन काव्य दोषों को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। शब्द दोष के अंतर्गत सबसे पहला है श्रुति कटुत्व दोष, दूसरा चित्त संस्कृति दोष, तीसरा ग्राम्यत्व दोष, चौथा अश्लीलत्व दोष, पांचवा क्लिष्टत्व दोष। ये सभी 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। वाक्य दोष के अंतर्गत न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अक्रमत्व दोष और पुनरुक्त दोष सम्मिलित है। और अर्थ दोष के अंतर्गत आएंगे दुष्क्रमत्व दोष और रस दोष। ये सारे दोष जो हैं, ये सभी कक्षा 12 बोर्ड राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित काव्य दोष हैं। इनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शब्द दोषों के बारे में। शब्द दोष, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वर्णों या शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने में कठिनाई आए, वहां शब्द दोष होता है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। जहां पर वर्णों या शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने के कारण, यानी कि कविता में वर्णों और शब्दों का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जाता है और हम कविता का अर्थ समझ नहीं पाते हैं, वहां पर कविता में शब्द दोष होता है। शब्द दोष निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है श्रुति कटुत्व। जब किसी कविता को पढ़ने एवं सुनने मात्र से कानों में कटुता अथवा कड़वापन हो जाए तो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। कोमल रसों के वर्णन में कठोर वर्णों का प्रयोग श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न करता है। श्रुति का अर्थ होता है कान और कटुत्व यानी कि कड़वा। जो कविता हमारे कानों को सुनने में कड़वी लगती है, वो कविता श्रुति कटुत्व दोष से युक्त होती है। मुख्य रूप से जो कोमल भाव वाली कविताएं हैं, उनमें मूर्धन्य ध्वनियों यानी कि ट, ठ, ड, ढ
एवं संयुक्त व्यंजन का प्रयोग अगर हो जाता है तो वह कविता श्रुति कटुत्व दोष से युक्त कहलाती है। इसका उदाहरण देखते हैं। कब के एकटक डटी रही टटिया अंगुरिन डारी। इस उदाहरण में एक नाई का बांस की टटियों में उंगली से बांस की टटियों को उंगली से हटाकर अपने नायक को एकटक देख रही है। यह एक सौंदर्य का कविता का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनियों ट, ड, ठ इनका बार बार प्रयोग होने के कारण यह कविता श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत आ रही है, यानी कि इस कविता का रस जो है वो समाप्त हो रहा है। इसका अन्य उदाहरण हम देखते हैं। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर न क्या विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यह दूसरा उदाहरण है श्रुति कटुत्व दोष का। इस उदाहरण में दृष्टता, विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता जैसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह एक ओज की कविता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी सामान्य बात कही गई है कि कवि के कठिनतर कर्म की कोई भी हम आलोचना नहीं करते, पर क्या विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यहाँ पर ये विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता जैसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इस कविता के रस को कम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य इसका उदाहरण है। भर्त्सना से भीत हो वह बाल सब चुप हो गए। भर्त्सना यानी कि यह जो शब्द है वो शब्द कटुत्व दोष के अन्य उदाहरण हैं। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर न क्या विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। अन्य इसका उदाहरण है। भर्त्सना से भीत हो वह बाल सब चुप हो गए। इन दोनों उदाहरण में दृष्टता, विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता जैसे कठिनतर शब्द और भर्त्सना जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो कि ओज गुण की कविता में प्रयुक्त किया जाता है, और यह दोनों पंक्तियां ओज गुण की कविता की पंक्तियां नहीं हैं। श्रुति कटुत्व दोष के बाद अगला हम दोष पढ़ेंगे चित्त संस्कृति दोष। जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, तब भाषा के संस्कार से गिरने के कारण वहाँ चित्त संस्कृति दोष होता है। चित्त यानी कि गिरना, अलग होना, संस्कृति यानी कि संस्कार। जब किसी शब्द के प्रयोग में, जब किसी कविता में कोई शब्द इस तरह का प्रयोग किया गया है, उसमें व्याकरण संबंधी दोष है और व्याकरण संबंधी उसमें भाषा का ज्ञान नहीं रखा गया है, वहाँ पर चित्त संस्कृति दोष होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पर बोला शब्द में व्याकरणिक दोष है, यानी कि चित्त संस्कृति दोष है। सीता के लिए बोली के स्थान पर बोला शब्द व्याकरणिक दोष के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि सीता एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर बोली शब्द उपयुक्त रहता, किंतु यहाँ पर इन्होंने बोला शब्द का प्रयुक्त किया है। इस वजह से यह कविता लिंग के दोष से युक्त है। फूलों की लावण्यता देती है आनंद। लावण्य शब्द में अनावश्यकता प्रत्यय लगा दिया गया है, जिससे कविता का सौंदर्य कम हो रहा है। अतः इन दोनों ही उदाहरणों में चित्त संस्कृति दोष विद्यमान है। अगला हम दोष पढ़ेंगे तीसरा, अश्लीलत्व दोष। जब कविता में अभद्रता सूचक, असाहित्यिक, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ कविता में बद्दापन उत्पन्न हो जाता है और उसे पढ़ने से घृणा का भाव उत्पन्न होता है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, या अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या जिनको पढ़ के हमें लज्जा आती है, हमें शर्म सी आती है, और असाहित्यिक ऐसे शब्द जो होते हैं वो कविता में अगर प्रयोग में ले लिया जाए तो वहाँ पर अश्लीलत्व दोष होता है। इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर कविता में अश्लील शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए या भद्दे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो वो अश्लीलत्व दोष से युक्त कविता कहलाती है। इसका उदाहरण देखेंगे। रावण के दरबार में थिर अंग का पात। यहाँ पर रावण के दरबार में अंगद
कि पैर, पाद यानी कि पैर से यहाँ पर इनका अर्थ है, किंतु पाद का अर्थ पैर है यहाँ पर, किंतु पाद का अर्थ अपान वायु के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसलिए यह कविता में इस पाद शब्द का प्रयोग, हिंदी कविता में पाद शब्द का प्रयोग सुनने में बड़ा ही अश्लील लग रहा है। इस वजह से इस कविता का सौंदर्य कम हो रहा है। अगला इसका उदाहरण है, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। दस्त यानी कि हाथ, पेशाब यानी कि पानी पेश करना। यह दोनों ही शब्द, दस्त और पेशाब, यह दोनों ही शब्द बड़े ही अश्लील लग रहे हैं इस कविता में इनका प्रयोग होने की वजह से। इस वजह से इसमें अश्लीलत्व दोष है। बहुत ही सरलता से हम समझ सकते हैं अश्लीलत्व दोष को। अगला हम दोष पढ़ेंगे ग्रामत्व दोष। शब्द दोष के अंतर्गत चौथा जो दोष है वो है ग्रामत्व दोष। जब कविता के ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। दोष के नाम से ही समझ में आ रहा है ग्राम्यत्व दोष, यानी कि जब कविता में ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग हो जाता है या फिर बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला उदाहरण देखेंगे हम, खोपरी पे परती पन्हैया ब्रज नारिन की। यहाँ पर इस पंक्ति में खोपरी शब्द जो कि एक ग्रामीण भाषा का शब्द है उसका प्रयोग किए जाने की वजह से इस कविता का सौंदर्य कम हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष है। अगला इसका उदाहरण हम देखेंगे, मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। मुंड यानी कि सिर के स्थान पर यहाँ पर मुंड शब्द का प्रयोग कर दिया है जो कि एक देहाती यानी कि ग्रामीण भाषा का शब्द होने के कारण यहाँ पर इस कविता के सौंदर्य को कम कर रहा है। अतः इस उदाहरण में भी ग्राम्यत्व दोष विद्यमान है। शब्द दोष के अंतर्गत अगला जो दोष है वो आ रहा है क्लिष्टत्व दोष। जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आए वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। क्लिष्ट यानी कि कठिन। तो जहाँ पर किसी भी कविता में किसी शब्द का अर्थ आसानी से हमें समझ में नहीं आता है और घुमा फिरा कर चार शब्दों को प्रयोग करके एक शब्द जिसमें निकालना होता है वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। उदाहरण देखते हैं इसका, हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। यहाँ पर एक महिला अपने पति को, अपने स्वामी को कह रही है, हेम सुतापति वाहन प्रिय, हे प्रिय आप जो हैं वो हेम सुतापति, हेम यानी कि हिमालय, सुता यानी कि पुत्री, हिमालय की पुत्री, पार्वती के पति यानी कि शिव के वाहन यानी कि बैल, वो अपने जो पत्नी जो है वो अपने पति को बोल रही है कि हे प्रिय आप हेम सुतापति वाहन प्रिय के समान हैं, यानी कि हिमालय की पुत्री के पति यानी कि हिमालय की पुत्री यानी कि पार्वती, उनके पति यानी कि शिव के वाहन यानी कि बैल के समान है, अर्थात आप मूर्ख है। बैल शब्द मूर्ख के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ मूर्ख कहने के लिए सीधी सीधी बात इन्होंने नहीं कही है कि हे स्वामी आप मूर्ख हैं, ऐसा न कहकर उसने कहा है हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम, यानी कि तुम बैल हो। हेम सुता यानी कि हिमालय की पुत्री पार्वती के पति के वाहन हो, यानी कि तुम बैल हो, अर्थात पूर्णतः मूर्ख हो। अन्य उसका उदाहरण देखेंगे, अजा सहेली ता रिपु ता जननी भरतार, ताके सूत के मीत को सुमिरो बार अमन बार। यहाँ पर एक शब्द निकालने के लिए चार शब्दों का हमें अर्थ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा शब्द है अजा। अजा यानी कि बकरी, सहेली यानी कि बकरी की सहेली कौन होती है? भेड़। ता रिपु, भेड़ का रिपु यानी कि शत्रु, कांटा। ता जननी यानी कि कांटे की जननी धरती या पृथ्वी, और पृथ्वी के भरतार यानी कि इंद्रदेव। भरतार यानी कि स्वामी, पृथ्वी के स्वामी है इंद्रदेव। ताके सूत यानी कि इंद्र के सूत यानी कि पुत्र। अर्जुन के मीत, अर्जुन के मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। को सुमिरो बारंबार, अब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बार बार सुमिरन करने की बात इन्होंने चार अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करके कही है।
अगला उदाहरण है लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। लंकापुरी यानी कि लंका, पति यानी कि रावण और उनके भ्राता यानी कि कुंभकर्ण, उनकी प्रिया यानी कि नींद। अब उन्होंने सीधी सी बात कही है, नींद नहीं आती है। अब नींद नहीं आने के लिए उन्होंने 4 अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करके इस कविता को क्लिष्टत्व दोष से युक्त कर दिया है। अगला हमारा दोष आ रहा है वाक्य दोष। जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है तो वहाँ वाक्य दोष माना जाता है। वाक्य दोष के मुख्य भेद निम्न है। पहला है न्यून पदत्व दोष। जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। न्यून पदत्व का अर्थ है पद या शब्द की कमी होना। इसमें अर्थ निकालने के लिए कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं। न्यून पदत्व का उदाहरण है पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। यहाँ पर समान व्यवहार शब्द जो पद है उसकी न्यूनता है। पानी पावक पवन और प्रभु का साधु और असाधु व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होता है, तो समान व्यवहार संबंधित शब्द का यहाँ पर न्यूनता है, इसलिए यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है। अगला जो उदाहरण है उसमें नाना सरोवर खिले नव पंकजों को ले अंक में विहसते मन मोहते थे। यहाँ सरोवर के बाद में शब्द वाक्य में न्यून है। नाना सरोवर में खिले नव, तो में शब्द जो है वो यहाँ उस शब्द की न्यूनता है, इस वजह से इस कविता में न्यून पदत्व दोष है। अगला जो हमारा काव्य दोष है वो है अधिक पदत्व दोष। जब काव्य में कवि कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर भी काव्य के अर्थ ग्रहण करने में बाधा नहीं होती, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। यानी कि न्यून पदत्व का विपरीत जो दोष है काव्य दोष वो है अधिक पदत्व दोष। जहाँ पर पद की कमी हो रहती है वहाँ पर न्यून पदत्व, और जहाँ पर अधिक पद का प्रयोग कर लिया जाता है कविता में वहाँ पर अधिक पदत्व दोष होता है। पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता। यहाँ पर पुष्प शब्द अतिरिक्त प्रयोग किया गया है। इसका अगर प्रयोग नहीं भी किया जाता तो भी पराग से भी हम इसका अर्थ समझ सकते थे, क्योंकि पुष्प जो है पराग जो है वो पुष्प से ही प्राप्त होता है। साक्षी है गिरि धवल हिमाचल गंगा यमुना का पावन जल। इसका अन्य उदाहरण है, यहाँ पर हिमाचल पर जो शब्द है वो भी पर्वतवाची शब्द है। इसमें गिरि शब्द का प्रयोग जो है वो अधिक रूप से किया गया है, इसकी यहाँ पर अधिकता है, इस वजह से यहाँ पर इस कविता में अधिक पदत्व दोष उत्पन्न हो रहा है। अगला हमारा काव्य दोष है अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। यह दोष विभक्ति चिन्हों अव्यय उपसर्ग आदि क्रम भंग होने से होता है। यानी कि व्याकरण की दृष्टि से जब वाक्य में कविता में पदों का क्रम जो है वो सही नहीं होता है वो वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। इसका उदाहरण देखिए, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकित हो। प्रकट दिखला, यहाँ पर शब्द जो है वो हम प्रयोग करते हैं दिखला देना, और यहाँ पर इन्होंने प्रयोग कर रखा है देना दिखला, तो यहाँ पर क्रिया जो है उसका सही प्रयोग नहीं किया गया है, सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है, इस वजह से यहाँ पर अक्रमत्व दोष उत्पन्न हो रहा है। अन्य इसका उदाहरण है, जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा इस मधुर याद को जीवन की। जो कुछ भी हो मैं इस जीवन की मधुर याद को नहीं संभालूंगा। जीवन की मधुर याद होती है और यहाँ पर याद को जीवन की कहकर इसमें जो है अक्रमत्व दोष उत्पन्न हो गया है। अगला हमारा उदाहरण है इसमें, ति सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी जादू भरी मुरलिका पति राधिका की। राधिका के पति की यहाँ पर शब्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पति राधिका के कर यहाँ पर अक्रमत्व दोष उत्पन्न हो गया है। अगला हमारा काव्य दोष है पुनरुक्त दोष। जहाँ पर एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग कर दिए जाने पर कविता में पुनरुक्त दोष उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण देखिए इसका, कोमल वचन सभी को भाते अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ पर जो बात पहली पंक्ति में कही गई है वही बात वापस दूसरी पंक्ति में दोहराई गई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त दोष आ गया है। पुनरुक्त यानी कि पुनः यानी कि फिर से, उक्त यानी कि बोलना यानी कि फिर से वही बात बोलना।
जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। यहाँ पे वास और निवास दोनों ही शब्द समान अर्थ रखते हैं, फिर भी इनका 2 बार प्रयोग कर लिया गया है। इस वजह से इस कविता में पुनरुक्त दोष उत्पन्न हो गया है। जब कोई जानत, सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान। यहाँ पर जगत और जहान दोनों ही शब्दों का समान अर्थ है, किंतु इनका प्रयोग 2 बार कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर पुनरुक्त दोष विद्यमान है। अगला हमारा काव्य दोष आ रहे हैं अर्थ दोष। अर्थ दोष, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो तो वहाँ अर्थ दोष होता है, यानी कि कविता का अर्थ हमें सही से समझ में नहीं आता, वहाँ पर अर्थ दोष होता है। सबसे पहला अर्थ दोष है दुष्क्रमत्व दोष। लोक और शास्त्रों के विरुद्ध वर्णनों को में दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है, यानी कि संसार में जो परंपरा चली आ रही है और शास्त्रों में जो बताया गया है उसके विरुद्ध अगर कहीं पर कोई वर्णन किया जाता है तो वह दुष्क्रमत्व दोष कहलाता है या दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। इसका उदाहरण देखिए, मैंने बुढ़ापे, जवानी और बचपन में संघर्ष किया। बचपन जो कि सबसे पहले आता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है और हमारा संघर्ष भी उसी क्रम में चलता है। लेकिन यहाँ पर इस क्रम को बदल दिया गया है, पहले बुढ़ापा, फिर जवानी और फिर बचपन के कारण यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष उत्पन्न हो गया है। अगला इसका उदाहरण है, मारुत नंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायो। मन को सही क्रम में नहीं रखा गया है, इस कारण यहाँ पर भी दुष्क्रमत्व दोष है। किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग के छवि उपवन में अकूल। इसमें कली, किसलय, कुसुम, शूल। यहाँ पर कली के से पहले किसलय का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि कली से पूर्व कोंपल आते हैं, किसलय का अर्थ कोंपल होता है, इस कारण से यहाँ पर भी दुष्क्रमत्व दोष उत्पन्न हो रहा है। अगला हमारा काव्य दोष है रस दोष। काव्य रचना का उद्देश्य रसास्वाद है, यानी कि रस का स्वाद लेना ही काव्य रचना का उद्देश्य है। इसमें किसी तरह का व्यवधान होने से रस दोष माना जाता है। जैसे श्रृंगार रस के वर्णन में करुण रस का होना भी रस दोष है। उदाहरण, खेलो आज होरी गोरी, करत निहोरी हम, पल को पतो न यहाँ कली का होई गो। यहाँ प्रथम पंक्ति जो है वो श्रृंगार रस की पंक्ति है और द्वितीय पंक्ति में इन्होंने वैराग्य का भाव सूचक पंक्ति इन्होंने लिख डाली है। इस वजह से इसमें रस दोष उत्पन्न हो रहा है। अगला इसका उदाहरण है, मुकुट की उटक लटक, विवि कुंड को भोह की मटक, नेक आँखिन दिखाओ रे। श्रृंगार रस में ट जैसे कठोर वर्णों का बारंबार प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इस वजह से इस कविता में भी रस दोष उत्पन्न हो रहा है। इसी के साथ हमारा रस दोष का प्रकरण पूर्ण हुआ। धन्यवाद।